गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की साइंस का एक चैप्टर जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसका नाम है द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेट्स से ये एक मिरर है, यहाँ पे लाइट रे आती है, टकराती है, टकराने के बाद इसी साइड में, इसी एरिया में वापस हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि ये फिनोमिनन रिफ्लेक्शन की है। जहां पर रिफ्लेक्शन होगा वहां पर दो नियम जरूर लगेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। पहला नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स से ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये लाइट रे जो आके टकरा रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस सरफेस के 90 डिग्री पे एक लाइन ये ड्रॉ है डॉटेड, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन होगा ये एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा इंसिडेंट रे ये, नॉर्मल ये और रिफ्लेक्टेड रे ये, तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। लेट्स से ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तीनों एक ही प्लेन का मतलब अगर इनको मैंने इस बोर्ड पे रखा, इस प्लेन पे रखा, तीनों सेट हो गए। ऐसा नहीं होगा कि ये एंगल जितना है नॉर्मल से उतना एंगल रिफ्लेक्टेड रे ने भी बनाया, राइट? यहां पे भी तो सेम एंगल बना सकता है, लेकिन ये इस नियम को फॉलो लाइट रे नहीं करती। लाइट रे इस तरह से फॉलो करेगी, तीनों एक ही प्लेन में पड़ेंगे। अगर ये तीनों ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे हैं तो ऐसे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो ऐसे हो और एक ऐसे हो, ठीक है? तो ये दूसरी पॉइंट का मतलब हुआ। अब जो हम मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मिरर दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में दो होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर या लुकिंग ग्लास आपने देखा होगा, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, राइट? वो प्लेन होता है, सीधा सीधा होता है, उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी क्यों होती है? किसी चीज की फोकल लेंथ उसके कर्वेचर के हिसाब से होती है। अगर कर्व है तो फोकल लेंथ होती है। अब प्लेन मिरर तो सीधा होता है, उसमें कुछ इस तरह का कर्व झुकाव होता नहीं, इसलिए उसका फोकल लेंथ होगा इन्फिनिटी। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे उस प्लेन मिरर से इमेज बनती है। तो u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज। हाइट जितनी होगी ऑब्जेक्ट की, इमेज की भी हाइट उतनी ही होती है। इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है प्लेन मिरर में और इरेक्ट होती है, सीधी होती है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल नाम से ही लग रहा है कोई स्फेयर है, कोई गोला है। कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो धंसा हुआ होता है, और जहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस है, शेडेड होता है, पेंटेड होता है, वो इस तरह से होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से केव की तरह धंसा होता है, ठीक है? और ये कर्व बन गया। ये कर्व किसी गोले का होगा, तो इस कर्वेचर का जो सेंटर है ये, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो डिस्टेंस ये p है, इसके बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये गोले की रेडियस हम मान के चल सकते हैं कि यहां से यहां तक रेडियस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का बच्चों एग्जैक्टली हाफ कर देते हैं तो हमको फोकल लेंथ मिल जाती है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आधा कर दिया, यहां पर पहुंच गए, तो F से P के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। इसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और फोकल लेंथ को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इसी तरह से बच्चों, अगर इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये उभरा हुआ सरफेस हो और इधर शेडेड हो, तो हम इसको बोलते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये भी किसी
गोली से काट के बनाया गया है, तो इसका कर्व ये है और इस कर्व का जो सेंटर है ये है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देते हैं तो हमको फोकल लेंथ मिल जाती है। तो P से F के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं और इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज फोकस। पैरेलल लाइट रे जितनी भी आएगी टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। तो फोकस क्या है? पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के आती है तो टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसको हम फोकस कहते हैं। इस केस में लाइट रे आएगी, टकराने के बाद ऐसा मालूम होगा, ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से होकर आ रही है, तो हम उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से होकर आ रही है तो उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। ठीक, अब बच्चों यहां पर रे डायग्राम बनाना जरूरी है। हम जानते हैं लाइट रे स्ट्रेट पाथ पे चलती है। ठीक, अगर कोई चीज हमको दिखती है तो वो इसलिए दिखती है कि उस वस्तु पे लाइट रे जाके टकराती है, टकराने के बाद वो लाइट रे हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमको वो वस्तु दिखाई देती है। अगर कोई डार्क रूम, बिल्कुल डार्क रूम है, वहां पे किसी तरह से लाइट रे नहीं आ रही तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस पर लाइट रे टकराती नहीं है, टकरा के हमारे पास वापस आती नहीं हमारी आंखों में, तो हमको वस्तु दिखाई भी नहीं देती है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट रे का टकराना जरूरी है, टकरा के हमारी आंखों पे पड़ना जरूरी, अन्यथा वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस बात को हम रे डायग्राम की हेल्प से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब रे डायग्राम बनाने के कुछ नियम है। सबसे पहले बच्चों हम कॉन्केव मिरर के नियम को देखेंगे। कोई भी लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर उसके पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अगर मैं लाइट रे यहां से लेके जाऊं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक बात। अब इसका अपोजिट, अगर फोकस से लाइट रे होकर आ रही है तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, अपोजिट, राइट। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे होकर गुजर रही है, ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे होकर गुजर रही है तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। बच्चों नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के 90 डिग्री पे होता है। तो जैसे मान लो प्लेन सरफेस है, हमने इसका नॉर्मल बनाया तो ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर कोई इस तरह से कर्व है तो इसका नॉर्मल हम कैसे बनाते हैं? इसका नॉर्मल जो इस गोले का सेंटर है वहां से ड्रॉ कर दे। जैसे यू मैंने ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल हो गई, सही है। ध्यान से सुनना, इस कर्वेचर के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, तो इसका नॉर्मल, इसका मतलब ये नॉर्मल है, राइट ना, ये नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल से लाइट रे, अगर नॉर्मल पे कोई लाइट रे आती है तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस हो जाती है। जैसे मान लो ये नॉर्मल है, लाइट रे यहाँ सीधे आ रही है, टकराने के बाद इसी दिशा में वापस हो जाएगी। उसी तरह से अगर नॉर्मल हम इसको मान रहे हैं, लाइट रे जाएगी तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस हो जाएगी, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बच्चों इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रे पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के आएगी तो टकराने के बाद इस तरह से वापस होगी कि ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। इसी तरह से अगर फोकस पे लाइट रे आ रही है, सही है, तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर लाइट रे आ रही है तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ ऐसा उसी डायरेक्शन में वापस, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रे आ रही है, सेंटर इसका यहाँ है, तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझिए। तो ये है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम मिरर का फार्मूला पढ़ते थे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये डेरिवेशन में हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली इस टर्म को समझना। f मतलब फोकल लेंथ होती है बच्चों, मिरर की फोकल लेंथ होती है। v मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल क्या होता है? यहीं से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है पोल से, ठीक है। v
यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। वस्तु की इमेज पोल से यू से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस पोल से वी से डिनोट करते हैं, और ये फार्मूला हमको रट लेना। उसी तरह से कई बार इमेज, अगर स्फेरिकल मिरर में आप इमेज का फॉर्मेशन दिखाओगे तो कई बार बड़ी बनेगी, कई बार छोटी बनेगी। यानी वस्तु से इमेज छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है। तो वस्तु से कितनी छोटी इमेज बन रही है, कितनी बड़ी इमेज बन रही है, उसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव v अपॉन यू। या जो वस्तु की हाइट होती है वो भी छोटी बड़ी हो सकती है, तो हाइट इमेज की और हाइट वस्तु की, या इसको I अपॉन O से भी हम दिखाते हैं। ठीक है, ओके। तो इतनी बातें हो गई। अब हम रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। रे डायग्राम की हेल्प से हम सीखने वाले हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर पे देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। रे डायग्राम बनाने के लिए बच्चों एटलीस्ट 2 लाइट रे आपको दिखानी होती है, और टकराने के बाद ये लाइट रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन रे डायग्राम बनाते हुए हमको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन जो मैंने बताया है वो ध्यान में होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे रहेगी, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से चलने वाली लाइट रे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही टकराने के बाद वापिस हो जाती है। तो पहली कंडीशन में हम वस्तु को, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देते हैं, अनंत पे रख देते हैं। एक लाइट रे मैंने ली, टकराने के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, करेक्ट। दूसरी लाइट रे ली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, ये टकराने के बाद आ रही, ये टकराने के बाद जा रही, दोनों इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रही है फोकस पे, तो इमेज बनेगी फोकस पे। पॉइंट साइज की, छोटी साइज की, रियल है। रियल इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे मीट हो रही है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। बियॉन्ड सी के इधर, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने वस्तु को रख दिया है। 2 लाइट रे मैंने ली, एक लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, दूसरी लाइट रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारी, टकराने के बाद उसी रास्ते से गुजरी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी F और C के बीच में इमेज का फॉर्मेशन। स्मॉल साइज की इमेज है, एक्चुअल में लाइट रे मीट हो रही है, इसलिए रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब हमने C पे ही लाके वस्तु को रख दिया, एट C। तो एक लाइट रे ली, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी लाइट रे जो फोकस से होकर जा रही है, टकराने के बाद ये पैरेलल हो गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों रिफ्लेक्टेड रे का ये है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इक्वल साइज की इमेज बनेगी, एक्चुअल में मीट हो रहा है तो रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तीसरा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में वस्तु रख दिया, एक लाइट रे ली, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी क्योंकि ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी लाइट रे फोकस से होकर गुजर रही है, तो टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यानी बियॉन्ड C, या हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी और C के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब ये इमेज जो होगी वस्तु की इमेज से, वस्तु की साइज से बड़ी होगी, तो इसको हमने इनलार्ज लिखा, रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। फिफ्थ केस है, हमने लाके वस्तु को फोकस पे ही रख दिया है। फोकस पे वस्तु को रखा तो एक लाइट रे मैंने यहाँ से गुजारी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर गुजरी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाएगी। ये पैरेलल लाइट रेज है, और हम ऐसा मानते हैं कि पैरेलल लाइट रे कहीं पे जाके अनंत पे इंटरसेक्ट करती है, तो इमेज भी कहीं अनंत पे बनेगा, और बहुत बड़ी साइज का बनेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। सिक्स्थ केस है बच्चों, हम जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रख देते हैं, जैसे ये वाला केस है, तो एक लाइट रे हमने पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली और वहीं से गुजारी। अब ये लाइट रे डाइवर्ज हो रही इस तरह से, तो ये तो अनंत पे कहीं नहीं मिलेगी, राइट। पीछे अगर हम प्रोड्यूस करें, आप देखो लाइट रे एक्चुअल में नहीं मीट हो रही है, मैं पीछे से प्रोड्यूस कर रहा हूं डॉटेड लाइन से, तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अपीयर टू मीट होती है, तो इमेज का फॉर्मेशन हमको यहां पर दिखेगा। अब ये अपीयर टू मीट है, हमने जबरदस्ती मिलाया तो वर्चुअल इमेज बनेगी,
वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो आपने देखा सब जगह रियल और इन्वर्टेड ही बन रही, सिर्फ एक केस ऐसा है कॉनकेव मिरर में जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही है। कॉनकेव मिरर में हर टाइप की इमेज आपको मिल जा रही है, सिर्फ इरेक्ट और स्मॉल साइज की इमेज हमको नहीं मिल पा रही। बाकी देख रहे हैं सारे टाइप की लंबी इमेज मिल रही है, वर्चुअल भी मिल रही है, छोटे साइज की मिल रही है, बड़े साइज की मिल रही है, हर टाइप की इमेज मिल रही है। लेकिन छोटे साइज की वर्चुअल इमेज हमको सिर्फ यहाँ पर नहीं मिल पा रही, राइट। अब कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस है, एक इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट रे आई टकराई, टकराने के बाद ये वापिस होगी। अब ये पैरेलल है तो इस तरह से वापस होगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से लाइट रे आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर हम इसको जबरदस्ती मिला रहे हैं पीछे, क्योंकि पीछे तो पॉलिश है, तो यहाँ से यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अपीयर टू मीट। तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी और ये अपीयर टू मीट है, तो ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी और पॉइंट साइज की होगी। दूसरा केस आप यहाँ पर कहीं पर भी रख दो, इन्फिनिटी के अलावा लाइट रे लिया हमने, टकराने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से होकर आ रही है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर लाइट रे ली तो ऐसा प्रतीत होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है। हम प्रोड्यूस करेंगे पीछे तो मिलती हुई यहाँ प्रतीत हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इमेज का फॉर्मेशन पोल और फोकस के बीच में हो रहा है और स्मॉल साइज की है, इरेक्ट इमेज है। यहाँ पर देख रहे हो छोटे साइज की इमेज भी मिल पा रही है हमको और इरेक्ट इमेज भी मिल रही है। तो जो इमेज यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी वो हमको कॉन्वेक्स मिरर में मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रे डायग्राम की हेल्प से हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है ये सीखा। अब बच्चों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं कि इसका यूज क्या है। देखो ये वाला जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर की, इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में लेके आए तो काफी बड़ी इमेज दिखेगी। तो दांत में अगर कहीं छेद है या कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको वो थोड़ा सा प्रॉपरली देख सकते हैं। शेविंग के लिए अगर इसको यूज कर बहुत पास लेके आएंगे तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी फोकस पे अगर वस्तु को रख दें तो फोकस पे अगर वस्तु को हमने रख दिया, जैसे इस केस में, तो देखो फोकस पे अगर वस्तु को रख दें तो इमेज कहां पे बन रही है? अनंत पे बन रही है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में। देखो कैसे, जैसे मान लो ये बच्चों टॉर्च है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब इसका फोकस ये है, हम यहाँ पे बल्ब को लगा देते हैं, बल्ब को हमने लगा दिया। अब लाइट रे चलेगी, यहाँ से टकराएगी फोकस से चलने वाली लाइट रे टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। इससे बहुत सी लाइट रे आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से लाइट रे यहाँ आ रही है, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, इसी तरह से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर। तो आप देख रहे हो ये टॉर्च हमने बना दिया, यानी बल्ब को हमने फोकस पे रख दिया तो लाइट रे टकराने के बाद पैरेलल हो जा रही है। तो बहुत दूर तक हमको इमेज दिख सकती है, राइट। तो टॉर्च में, सर्च लाइट में भी देखोगे आप, अंदर ऐसे धंसा होता है कॉनकेव मिरर की तरह, राइट। और बल्ब फोकस पे उसके कॉनकेव मिरर के लगा होता है, जिससे रिफ्लेक्शन के बाद बहुत दूर तक लाइट जाती है। हेडलाइट में भी वही यूज होता है। साइड मिरर में जैसे बाइक वगैरह या कार में देखो साइड में एक मिरर लगा होता है, उसमें काफी दूर तक इमेज दिखाई देती है और चौड़ाई में दिखाई देती है। तो उसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो बहुत दूर की इमेज हमको दिखती है, बहुत दूर की इमेज दिखती है साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर की वजह से, और छोटे साइज की दिखती है, राइट। जैसे इसमें हमने देखा छोटे साइज के बहुत दूर की इमेज दिखने के लिए हमको साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम कैसे हमको बनाना होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों लेंस के बारे में और बात करेंगे रिफ्रैक्शन के। अब हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब बच्चों होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना जरूरी है। मिरर में हमने सीखा था एक सरफेस तो रिफ्लेक्टिंग था, लेकिन दूसरे सरफेस पे, अपोजिट सरफेस पे पॉलिश लगे तो लाइट रे आर पार नहीं जा पाती थी। रिफ्रैक्शन में लाइट रे आर पार गुजर जाती है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन?
बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब लाइट की बेंडिंग होती है, ये बात आप कैसे प्रूव करोगे? एक ग्लास स्लैब आता है, ग्लास स्लैब को आपने ले लिया, उसके बाद ग्लास स्लैब को उसके चारों तरफ बाउंड्री आपने लगा दी, ठीक है। उस ग्लास स्लैब को ऐसे रख दो, एक लाइन बनाओ, वहां पे दो पिन लगा दो इस तरह से कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, राइट। अब ग्लास स्लैब मोटा होता है तो ग्लास स्लैब की मोटाई के अंदर से तुम देखोगे तो पिन आपको यहां लगेगा, उसके अंदर से देखोगे लगेगा पिन यहां पर है, जहां पे पिन दिख रही है वहां पे दो पिन आपने और लगा दिया। अब यहां से देखो तो चारों पिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखनी चाहिए। ग्लास स्लैब हटा दोगे, उसके बाद लाइट रे तुम देखोगे कि एक्चुअल में तुम यहां से देख रहे थे जबकि लाइट रे को इधर जाना चाहिए, तो इसका मतलब लाइट रे यहां चली, ग्लास स्लैब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडियम चेंज हो गया जिसकी वजह से लाइट बेंड हो गई और इस वजह से हमको यहां से एक्चुअल में पिन दिखाई दे रही थी, यहां से दोनों पिन सीध में दिखाई नहीं दे रही थी, इसका मतलब लाइट की बेंडिंग हो गई, राइट। तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बच्चों जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे बेंड करेगी टूवर्ड नॉर्मल व्हेन पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब कम घना, डेंसर मतलब ज्यादा, जैसे यहां पे हवा थी कम घना था और ये कांच डेंसर मीडियम है, राइट। तो ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये सरफेस है, मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पे सरफेस के जो बनाया जाता है वो नॉर्मल होती है। ये लाइट रे आई यहाँ पर, राइट, यहाँ पे टकराई तो ये हो गया इसका आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, सही है। यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता, जैसा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने सीखा था, ठीक, ओके। तो इसका मतलब ये हमने समझा कि लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर नहीं होता, यहां पे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये चेंज है। रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं था, वहां आई इज इक्वल टू आर था, यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर, ये रेशियो कांस्टेंट होता है। देखो जैसे यहाँ पे लाइट रे आई, टकराने के बाद यहाँ से बेंड हुई, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो टकराने के बाद नॉर्मल की तरफ झुक रही है। अब ये आई सब जगह अलग है, उस हिसाब से आर भी चेंज है, लेकिन साइन आई और साइन आर का रेशियो अगर एक फिक्स मीडियम में आप लेते हो तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में पड़ती है, इसको समझाने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। ये तो सेम पॉइंट है जैसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, ओके। अब बच्चों जो रिफ्रैक्शन की फिनोमिनन होती है वो होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, यही हमारे सिलेबस में और यही हमको पढ़ना भी है, ठीक है। तो देखो लेंस कुछ इस तरह से होता है, अगर कॉन्वेक्स होता तो दोनों साइड उभरा हुआ होता है। यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ की जो ये फोकस और ऑप्टिकल, यहाँ पे जहां पे पहले पोल था लेंस के केस में उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे दो फोकस होगा क्योंकि दो कर्व है, एक कर्व ये है किसी गोली से काट के बनाया गया और दूसरा कर्व इधर साइड से है, तो इसका मतलब दो फोकस दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रूल वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हाफ कर दोगे तो फोकस आ जाता है। तो अगर यहाँ का फोकस निकालना है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगी फोकल लेंथ। तो दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन जो इस साइड का है ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड का है फोकस, वही मेन फोकस हम मानते हैं। तो फोकस की डेफिनेशन क्या है, लाइट रे ट्रेवल करती है, टकराने के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, पैरेलल लाइट रे टकराने के बाद जिस पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के रहती है, टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने लिखा है C1 F1 और इधर वाले को C2 F2। इस C1 को 2F1 भी लिख सकते हैं, इस C2 को 2F2 भी लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है। मैंने फिलहाल C1 C2 F1 F2 इस तरह करके लिखा हुआ है।
अब कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, जैसे कि कॉनकेव मिरर में थे। लाइट रे पैरेलल अगर चलेगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे अगर गुजरेगी तो सीधे पार हो जाएगी, अनडिविएटेड रहेगी, कोई भी डिविएशन या बेंडिंग नहीं होगी। ये तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई। कॉनकेव मिरर में लाइट रे टकराने के बाद इस तरह से गुजरती है कि ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर आ रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी, इसमें भी तो सीधे चले जाएगी। तो इसमें सिर्फ दो ही रूल याद रखने हैं कि पैरेलल लाइट रे टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर गुजरेगी तो अनडिविएटेड होके सीधे गुजर जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में कितनी स्पीड, लाइट रे जब चलती है तो डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, रेयर मीडियम में इसकी स्पीड फास्ट होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में दूसरे के रेफरेंस पे कितनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बच्चों लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसका फार्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम में क्या स्पीड है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा हो जाती है, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें लाइट की स्पीड स्लो होती है। तो लिखने का पैटर्न देखो बहुत ध्यान से, n/1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला की स्पीड पहले ऊपर लिखना है और सेकेंड वाली की स्पीड नीचे लिखना है। अब जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है, उसका मतलब ये होता है कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेफरेंस में निकाला है। ठीक है, जैसे मान लो किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इसका मतलब है लाइट रे की स्पीड उस मीडियम में 2 गुना कम हो जाएगी। जैसे कांच में 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, इसका मतलब वैक्यूम में लाइट रे जिस स्पीड से चल रही थी कांच में 1.5 यानी 1.5 गुना स्पीड उसकी कम हो जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ में आया कि लाइट रे की स्पीड कितनी स्लो हो जाती है। ठीक है, ओके, अब ये बातें आप समझ गए, ये सारी चीजें समझ गए। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब हम अच्छा चलो एक छोटी सी चीज यहां पर लिख लेते हैं, फार्मूले वगैरह यहीं पे फिनिश कर देते हैं। देखो जैसे 1/f ये लेंस के लिए है, 1/v माइनस 1/u, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये फोकल लेंथ है, ये इमेज की डिस्टेंस है पोल से यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। मिरर के केस में पॉजिटिव था, ठीक है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला वहां -v/u था, यहां पे v/u होगा, राइट। ऑलराइट, अब यहां पे ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, और आपको बहुत ध्यान से मैग्निफिकेशन का फार्मूला यहां पर याद रखना है दोनों केस में। मिरर ये लेंस के केस में है, कोई सा भी लेंस हो सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, ठीक है। तो अब हम री डायग्राम की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि इमेज का फॉर्मेशन हमने किया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं इसको। बच्चों अब हम रे डायग्राम की हेल्प से सीखने वाले हैं कि इमेज का फॉर्मेशन लेंस में कहां पर होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इस पे इमेज का फॉर्मेशन लगभग उसी तरह से होता है जैसे कॉनकेव मिरर में होता है, उसको ध्यान में रखोगे तो बहुत आसानी से रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस में आप बना सकोगे। इसीलिए जो मैंने कॉनकेव मिरर में बनाया था वो सारी चीजें अभी भी एज इट इज लिखी हुई हैं, ताकि इसकी हेल्प से मैं आपको समझा सकूं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में जिस तरह से इमेज बनती थी, यहां पे कॉनकेव मिरर में उस तरह से, कॉनकेव लेंस में उस तरह से इमेज बनेगी, ठीक है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहां पे रख दिया कि ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, तो इमेज कॉनकेव मिरर में कहां बनती थी, फोकस पे बनती थी। अब यहां तो 2 फोकस है तो कोई इश्यूज नहीं, लाइट रे जब जाएगी
ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आर पार गुजर जाएगी तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकस पे। तो यहाँ जो फोकस है इमेज का फॉर्मेशन F1 पे हुआ, तो ऐसे लिख लो, राइट। इमेज कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड हो। रियल इसलिए क्योंकि देखो टकराने के बाद एक्चुअल में लाइट रे यहाँ पर मीट हो रही है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। डन हो गया पहला पॉइंट। बियॉन्ड सी, यानी हम सी के इधर रखते हैं, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। एक लाइट रे हमने गुजारी, यहाँ पे टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस वाला पॉइंट है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे अगर गुजरेगी तो सीधे अनडिविएटेड होकर गुजर जाएगी। टकराने के बाद दोनों लाइट रे यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट कर रही थी, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, यानी बिटवीन F एंड C हो रहा है। अब इस केस में F1 और C1 लिख दो। डन। नेचर ऑफ इमेज वैसा ही होगा, स्मॉल साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए, C पे होना चाहिए। अब इस केस में यहाँ पे C1 कर दो, राइट। इक्वल साइज की इमेज बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। बिटवीन F एंड C, यहाँ पे देखो C2 और F2 के बीच में हमने रख दिया, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन C1, राइट, हो रहा है C, बिटवीन C एंड इन्फिनिटी, C और, तो यहाँ पे C1 लिख दो और इन्फिनिटी कर दो। इमेज जो होगी उसकी साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी। डन। अब पांचवा देख लो, फोकस पे हमने रख दिया, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। देखो इन्फिनिटी पे पैरेलल लाइट रे, दो लाइट रे ली, एक यहाँ से गुजारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होकर गुजर गई, ये फोकस है। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे गुजारेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर पे ही वापस अनडिविएटेड होकर गुजर जाएगी। दो पैरेलल लाइट रे कहीं अनंत पे जाके मिलती है, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं, तो अनंत पे ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। बहुत बड़ी साइज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अब ये वाला केस देखो, सिक्स्थ वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। पोल और फोकस के बीच में हमने रख दिया, ठीक है। तो पोल यहाँ पे तो नहीं है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर है, तो लिख दो ऑप्टिकल सेंटर, ये O है, राइट। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने रख दिया, ठीक है। तो ये फोकस यहाँ पे कर देते हैं F2, और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस के बीच में हमने वस्तु को रख दिया। तो इमेज का एक लाइट रे हमने यहाँ से गुजारी, राइट, तो पैरेलल है तो फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड होकर गुजर जाएगी, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है पीछे मिलाने में कि लाइट रे समवॉट यहाँ से आ रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ये इमेज बच्चों वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो तुम देख रहे होगे। अब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बिहाइंड मिरर हो रहा है, राइट। बिहाइंड मिरर यहाँ पे नहीं होगा, बिहाइंड लेंस हो जाएगा, राइट। बिहाइंड लेंस का मतलब है इस साइड में, ठीक। और बिटवीन O एंड F यहाँ पे था ना, हाँ, O एंड F। तो तुमने देखा कि अगर हमको कॉन्केव मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन रे डायग्राम से बनाना आता है, तो उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में हम रे डायग्राम की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डन। अब आते हैं कॉन्केव लेंस में। कॉन्केव लेंस में, कॉन्वेक्स में कैसा था, पैरेलल लाइट रे आती थी, टकराने के बाद फोकस पे इमेज बनती। यहाँ पर भी देखो फोकस पे इमेज बन रही है, तो ये मैंने फोकस पे दो पैरेलल लाइट रे आई, टकराने के बाद इधर गई, ये पैरेलल टकराने के बाद इधर गई, और ये लग रहा है कि फोकस पे मीट हो रही है, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ पे इमेज एट ए पॉइंट साइज वर्चुअल एक दूसरा केस है। अब उसके अलावा कहीं पर भी तुम रखोगे, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में ही बनेगी, स्मॉल बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट होगी। तो ये तो उस तरह से जैसे कॉन्वेक्स मिरर में था, ठीक है। अब देखो कई बार बच्चों को समस्या आती है कि लाइट रे किधर बेंड करना है, तो बच्चों लाइट रे बेंड उधर करना होता है जिधर चौड़ा हिस्सा, जैसे ये देखो, ये ऐसा मान लो कि ये छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना। अगर लाइट रे यहाँ टकराएगी तो चौड़ा हिस्सा ये वाला है, तो लाइट रे यू बेंड हो जाएगी। अगर यहाँ टकराएगी, चौड़ा हिस्सा ये है, तो लाइट रे यू बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो इस तरह से लाइट रे यहाँ पे आई, तो चौड़ा हिस्सा ये है कि ये है, तो लाइट रे इसलिए इस तरह से जा रही है। तो ये ट्रिक है, अगर याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा रे डायग्राम बनाना, ठीक है।
ओके, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में लाइट रे यहाँ पे आ रही, टकरा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, यहाँ पे आई टकराई, तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। चलो यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे बच्चों ये देखो, ये हमने इस तरह से, ठीक है, लाइट रे ये आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद हमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब नॉर्मल हम कहाँ से बनाते हैं, नॉर्मल सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, ये नॉर्मल लाइन, राइट। तो नॉर्मल लाइट रे अब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। एक्चुअल में जाना चाहते थे लाइट रे इधर, लेकिन नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो यूं इस तरह से जाएगी, वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक्चुअली ये जो मैंने बताया था कि लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, और रेयरर से डेंसर में आती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल होती है। ये बात सोच के रखोगे तो नॉर्मल ड्रॉ अगर करना जानते हो तो फटाफट कर लोगे। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है स्फेरिकल में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सही है। फिर रूल फॉलो करते जाओगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। जो फार्मूला मैंने बताया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर के केस में, उसमें जब हम f की वैल्यू, v की वैल्यू, u की वैल्यू रखते हैं तो हमेशा साइन के साथ रखते हैं। लेकिन वो साइन कैसे इस्तेमाल करना है, लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर मेजरमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से, तो हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं। उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करते हैं हम तो नेगेटिव में रखते हैं। कैसे, लाइट रे इधर जा रही है, अब हम पोल से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो इधर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो नेगेटिव में होगा। इमेज इधर बन रही है तो हम इधर इसकी दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। कार्टेशियन सिस्टम में आपने देखा होगा साइन कन्वेंशन, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ऐसे इमेजिन कर लेना, उस लेंस या मिरर को यहाँ पे रख लेना, उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अब इमेज का फॉर्मेशन इधर हो रहा है, इस साइड में, पॉजिटिव साइड में, राइट। तो हम v पॉजिटिव लेंगे, u नेगेटिव लेंगे, सही है। तो इस तरह से आपको साइन कन्वेंशन, अगर मान लो इमेज का फॉर्मेशन इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा है तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, क्योंकि y एक्सिस नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है रियल इमेज। नेगेटिव साइन अगर मैग्निफिकेशन में आता है इसका मतलब रियल इमेज है। रियल इमेज इन्वर्टेड है, यानी नेगेटिव का मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से वहां पर समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक है बच्चे पावर। पावर का मतलब होता है कि लाइट रे कितना ज्यादा बेंड होती है या कितना ज्यादा डाइवर्ज होती है, उसको पावर बोलते हैं। यानी फोकस की अपोजिट होगी। जैसे मान लो बच्चों ये है कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये ज्यादा डाइवर्ज कर देगी, जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मान लो ये मैंने लेंस लिया, लाइट रे आई और यूं, लाइट रे आई और यूं, तो इसने इतना डाइवर्ज किया। एक और लेंस लेता हूं मैं इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। देखो इस लेंस ने ज्यादा डाइवर्ज किया, यानी ये जो एंगल है यहां पे ज्यादा है ना, ज्यादा होने की वजह से ये कन्वर्ज होके यहां पर आके लाइट रे मिल गई। यानी इस लेंस की पावर ज्यादा है क्योंकि इसने ज्यादा लाइट को कन्वर्ज कर दिया। अगर मान लो कॉन्केव लेंस होता तो उसमें कितना ज्यादा डाइवर्ज करती है वो देखना होता है। तो पावर हमेशा फोकस के अपोजिट होता है। देखो यहां पे फोकल लेंथ छोटी है, फोकल लेंथ छोटी है तो पावर ज्यादा है। यहां पे फोकल लेंथ पैरेलल लाइट रे टकराने के बाद फोकस पे ही मिलेगी, तो एक्चुअली ये फोकस है और ये भी फोकस है। तो यहां फोकल लेंथ देखो छोटी है तो पावर ज्यादा बड़ी है, यहां पे फोकल लेंथ बड़ी है तो पावर कम है। पावर का मतलब होता है लाइट रे को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करना। अब लाइट रे आ रही है, ये ज्यादा कन्वर्ज की यानी ज्यादा बेंड हुई तो इसकी पावर ज्यादा है, लेकिन फोकल लेंथ तो कम है, इसलिए पावर फोकल लेंथ का हमेशा अपोजिट होता है। और एक पॉइंट,
फोकल लेंथ को बच्चों हमेशा हमेशा मीटर में लिखना होता है। न्यूमेरिकल में यहाँ पर बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है। तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में दिया है पहले मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद पावर निकालना है। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, इसको कैपिटल डी से या मीटर इनवर्ट से भी हम दिखाते हैं, ठीक है। अब कितने पावर का लेंस आपको यूज करना है, प्रिज्म क्या है और एंगल ऑफ डिवीजन क्या है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड में। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।